दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सल्तनत उस्मानिया के फाउंडर यानी उस्मान गाजी के बारे में बताए थे और आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों को सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान यानी उरहान गाजी की पूरी ज़िंदगी को बताएंगे कि किस तरह से उरहान गाजी ने अपने वालिद की कायम की हुई सल्तनत को हमारी इस दुनिया में फैला दिए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस्मान गाजी की दो औलादे थे, जिनमें से एक का नाम उरहान गाजी था और एक का नाम अलाउद्दीन था। इन दोनों भाइयों का मिजाज अलग अलग था। जहां एक तरफ उरहान गाजी का मिजाज अपने वालिद उस्मान गाजी और अपने दादा अर्तुगरुल गाजी से मिलते हुए जंग और घोड़ों में दिलचस्पी रखा करते थे, वहीं दूसरी ओर अलाउद्दीन को किताबें और सूफीवाद में ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्हें जंग और तलवारों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, उस्मान गाजी ने अपने दौर में ही अपने दोनों बेटों की परखना चालू कर दिया था और वह ये समझ गए थे कि उनकी सल्तनत का अगला हुक्मरान कौन होगा, और इसीलिए उस्मान गाजी ने अपने इंतकाल से पहले ही अपना अगला जानशीर उरहान गाजी को बना दिया था और उस वक्त उरहान की उम्र 24 साल थी। उरहान गाजी ने सल्तनत पर बैठते ही अपने वालिद की इस सल्तनत को तकसीम करके अपने भाई अलाउद्दीन को आधी सल्तनत देना चाहा, मगर अलाउद्दीन ने अपने वालिद की इस सल्तनत को तकसीम होने से फौरन मना कर दिया और उरहान गाजी के इसरार पर सल्तनत की जिम्मेदारियों को कबूल करना चाहा, यानी तख्त से दूर होने के बावजूद सल्तनत की जिम्मेदारियों को कबूल कर लिया। और फिर उरहान गाजी ने भी अपने भाई अलाउद्दीन को सल्तनत का वजीर बना दिया और अलाउद्दीन ने 3 चीज़ों पर खास तौर से तवज्जो किया: सिक्का, लिबास और फौज पर। क्योंकि दोस्तों, जब उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया था तो उस वक्त वह सल्जुक सल्तनत के सिक्के को ही अपनी सल्तनत में चला रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन को जब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने उरहान गाजी से मशवरा करके उनके नाम के सिक्के पूरी सल्तनत में लागू कर दिया और उस वक्त तक इस सल्तनत में रियाया की कोई लिबास नहीं हुआ करती थी, यानी हर कोई एक तरह का लिबास पहना करता था, मगर अलाउद्दीन ने सभी लोगों का अलग लिबास बनवाया और फौजियों के लिए अलग लिबास बनवाया। और अलाउद्दीन की काबिलियत का जो सबसे बड़ा सिला था वह है तनख्वाहदार फौज को तैयार करना, और ये सल्तनत उस्मानिया की पहली तनख्वाहदार फौज थी। क्योंकि दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के दौर में जब भी इन्हें जंग पर जाना रहता था तो वह ऐलान कर दिया करते थे और जिसे जंग में जाने का मन होता था वह मुंतकिल की हुई जगह पर पहुंच जाया करता था, और जंग की फतह के बाद जो भी माली गनीमत हाथ आता था उसे सभी लोग आपस में तकसीम कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, उरहान गाजी के दौर में अलाउद्दीन ने एक तनख्वाहदार फौज तैयार किया, जिस फौज को जंग में जाने की तनख्वाह दी जाती थी और उन्हें अच्छी से ट्रेनिंग भी दिलाई जाती थी। और अलाउद्दीन की इस तनख्वाहदार फौज के आइडिया ने सल्तनत उस्मानिया को इस दुनिया के एक बड़े इलाके पर फैलने में बहुत मदद किया था, जिस फौज को उस वक्त प्यादा कहा जाता था। और इसी के साथ उरहान गाजी ने अलाउद्दीन को पाशा का लक़ब से नवाजा था, और ये उस्मानी सल्तनत के पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें पाशा का लक़ब से नवाजा गया था, जिसके बाद उनका नाम अलाउद्दीन पाशा पड़ गया और वह इसी नाम के साथ इतिहास में मशहूर हो गए। और फिर अपनी फौजी को मजबूत करके अब उरहान गाजी ने अपनी फतुहात का सिलसिला शुरू किया और उरहान गाजी ने 1326 ईस्वी में नाइकोमेडिया पर फतह हासिल कर लिया, और बरूसा शहर तो कुछ सालों पहले ही उस्मानियों की सल्तनत में शामिल हो गया था, और बाज़ंतीनियों के हाथ में अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसिया रह गया था, जिस शहर की अजमत और अहमियत कुस्तुम दुनिया से दूसरे मुकाम पर थी। यानी इस शहर के बाद अगर किसी शहर को बाज़ंतीनियों के नज़र में अहमियत थी तो वह है कुस्तुम दुनिया। और फिर इस नाइसिया शहर का भी उरहान गाजी ने मुआसरा करना शुरू कर दिया और 1330 ईस्वी में जाकर इस शहर को भी फतह करके उस्मानियों ने अपनी सल्तनत यानी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया था। और दोस्तों, इस फतह के बाद उरहान गाजी ने वहाँ के लोगों से कहा
कि वह लोग चाहें तो अपना सामान लेकर किसी दूसरे शहर में चले जाएं, लेकिन बरूसा के लोगों की तरह ये लोग भी इसी उस्मानी सल्तनत के अंडर में ही रहना पसंद किए और कई लोगों ने उस्मानी सल्तनत को देखते हुए इस्लाम धर्म को भी अपनाया था। और फिर 1333 ईस्वी में तुर्की रियासत कराची के अमीर के इंतकाल के बाद उसका बड़ा बेटा सल्तनत पर बैठा, मगर वह काबिल बादशाह न साबित हुआ और उरहान गाजी ने कराची की सल्तनत को भी अपनी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। उसके बाद उरहान ने अनातोलिया और शमाली के मगरिबी इलाके के सभी छोटे बड़े रियासतों को फतह करके अपनी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया था। और इन फतुहात के बाद उरहान गाजी को 20 साल तक किसी भी जंग की गुंजाइश न हुई और फिर उरहान गाजी ने अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ फौजी और रियासत को खुशहाल करने में दिया और उरहान गाजी ने तमाम शहरों में अमन और शांति कायम किया। मस्जिदें और मदरसे बनवाए गए और बरूशा में इल्म के इतने अच्छे मदरसे बनवाए गए कि दुनिया के कई इलाके से लोग वहां आकर तालिबे इल्म हासिल किया करते थे। और उरहान गाजी ने गरीबों के लिए पहला लंगर खाने का भी इंतज़ाम करवाया था। और फिर कुछ सालों के अमन और शांति के बाद उरहान गाजी ने 1354 में यूरोप के गैलीपुली शहर को फतह कर लिया और यही वो शहर था जिससे कि उस्मानियों ने पहली बार यूरोप में कदम रखा था और यूरोप को फतह करना शुरू किया था। और दोस्तों, आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए बताता चलूँ कि सल्तनत उस्मानिया के उरहान गाजी ही वह सुल्तान थे जिन्होंने यूरोप के इलाके पर अपनी इस उस्मानी सल्तनत को लेकर गए और फिर यूरोप के इलाके पर भी इस सल्तनत ने एक लंबे वक्त तक अपनी हुक्मरानी की थी। और दोस्तों, यही वह मुस्लिम सल्तनत थी जिसने यूरोप के इलाके पर भी एक लंबी फतह हासिल की थी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि ज़्यादातर मुस्लिम सल्तनतें यूरोप के इलाके को फतह करने जाती तो थी पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन इस सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया था। और ये सिर्फ मुमकिन हो पाया था उरहान गाजी की बहादुरी और काबिलियत की वजह से। और फिर एक दिन उरहान गाजी का एक बेटा जिसका नाम सुलेमान पाशा था, वह शिकार खेल रहा था मगर घोड़े से गिरने के कारण उसका इंतकाल हो गया था। के कारण सुलेमान के इंतकाल के सदमे को उरहान गाजी बर्दाश्त न कर सके और अगले ही साल यानी 1362 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और आज उरहान गाजी की कब्र बरूसा शहर में मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे उस्मानी सल्तनत के अगले सुल्तान के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़।